तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिस्पॉन्स ऑफ अ डैम्प सिस्टम। इससे पहले था अनडैम्प्ड, सही है, इसमें डैम्पर नहीं था, इसमें डैम्पर शामिल होगा, सही है। अब देखो इसमें वही हमारे पास जो क्वेश्चन ऑफ मोशन है, मास भी है, डैम्पिंग कांस्टेंट भी है और स्प्रिंग कांस्टेंट भी है, और ये हमारे पास कोई फोर्स इनपुट हमें गिवन है, ये भी वही ये हार्मोनिक फोर्स इनपुट ही है, सही है। हम इसमें क्योंकि बात ही सिर्फ हार्मोनिक की बात करते थे, अभी अभी आपके पास एक हार्मोनिक फोर्स इनपुट दिया हुआ आपको ये, इस पर भी देखो उन्होंने वही अच्छा, किया ये है। फोर्स में एफ नॉट साइन ओमेगा टी भी आ सकता है? आ सकता है, फिर ये मेगा टी नहीं होगा, मेगा टी प्लस माइनस फाइव कुछ हो सकता होगा, अच्छा, ठीक। सही है। तो आपके पास ये एफ नॉट कोस मेगा टी है, ये वही सिंपल फॉर्मुलेशन है हार्मोनिक फोर्स की। अब इसमें इन्होंने सिर्फ पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाला हुआ है, ये सिंपल उन्होंने डेरिवेशन करते करते ना, हमें हमारा काम की चीज़ ये है, ये भी नहीं बल्कि हमारी काम की चीज़ ये है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, सही है। वो फोर्स देने की वजह से हमें हमारा रिस्पॉन्स कैसे मिलता है वो हम निकालते हैं इस फार्मूले से। अब देखो ये एक्स वही है, एक्स अपॉन डिफ्लेक्शन, ये वही कैपिटल एम है, जैसे मैग्नीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं या एम्पलीफिकेशन रेशो बोलते हैं, या ये कुछ भी बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन फैक्टर ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि इसका सिंबल एम है। ये वही मैग्नीफिकेशन फैक्टर है, बराबर किसके, वन ऊपर देखो वही कांस्टेंट है, नीचे वन माइनस आर, यहाँ पे जो आर है ना ये बेसिकली ओमेगा अपॉन ओमेगा एन नहीं है, इसको फ्रीक्वेंसी रेशियो बोलते हैं, सही है। और प्लस इसमें एक चीज़ का इजाफा हो गया, इस वाले पैरामीटर का इजाफा हो गया है। अगर कुछ देर के लिए सपोज कर लो अगर ये पैरामीटर ज़ीरो हो जाए, ये पैरामीटर क्यों आया, ये पैरामीटर डैम्पर की वजह से है, क्योंकि देखो यहाँ पे डैम्पिंग कांस्टेंट यूज़ किया गया, डैम्पिंग रेशियो वाला कांस्टेंट यूज़ किया गया, ये डैम्पिंग रेशियो है। अगर कुछ सपोज कर लो कुछ देर के लिए यहाँ पे अगर डैम्पर नहीं होता तो ये चीज़ ज़ीरो होती, अगर ये चीज़ ज़ीरो हो जाती तो इस वाले रूट से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाता, तो वापसी हमारे पास वन अपाउन वन माइनस डैम्प फ्रीक्वेंसी रेशियो का स्क्वायर, तो ये वही हमारे पास अनडैम्प वाली कंडीशन बन जाती, सही है। सही है, सही। तो ये तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का इजाफा हुआ है डैम्पिंग रेशियो के फैक्टर का, ये टू डैम्पिंग रेशियो और फ्रीक्वेंसी रेशियो है ना, सिर्फ इस फैक्टर का इजाफा हुआ है स्क्वायर के साथ, बाकी सारा का फार्मूला वही है। तो ये कौन सा रिस्पॉन्स है, ये वो रिस्पॉन्स है जब आपके पास डैम्पर लगा था कुछ सिस्टम में। इससे कुछ ये पैरामीटर्स हैं, इसे हम डैम्पिंग रेशियो बोलते हैं, इसे फ्रीक्वेंसी रेशियो बोलते हैं, इसे स्टैटिक डिफ्लेक्शन बोलते हैं, सही है, और इसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब इसको जो इसके कुछ केसेस होते हैं ना, कि इससे कुछ इंटरप्रिटेशन है, पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ना एक ग्राफ बना हुआ है ये, इस ग्राफ को समझते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर देखो ग्राफ में तीन पैरामीटर्स हैं, सबसे पहले वाई एक्सिस पे मैग्नीफिकेशन रेशियो है, मैग्नीफिकेशन फैक्टर या एम्पलीट्यूड रेशियो है वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेशियो है, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था फ्रीक्वेंसी रेशियो पे ना। इससे लास्ट वाली जो हमने पढ़ा था ना टॉपिक, उसमें अनडैम्प्ड था, उससे मैग्नीफिकेशन रेशियो सिर्फ डिपेंड कर रहा था फ्रीक्वेंसी रेशियो पे। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन फैक्टर दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, पहला फ्रीक्वेंसी रेशियो ही है, दूसरा आपके पास डैम्पिंग रेशियो भी है, डैम्पिंग रेशियो। तो इसलिए ग्राफ में तीसरा पैरामीटर भी इन्वॉल्व हुआ है यहाँ पे, जो कि डैम्पिंग रेशियो का फैक्टर है, सही है। तो इस ग्राफ में तीन पैरामीटर्स हैं, मैग्नीफिकेशन रेशियो जो कि डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों पे, पहली चीज़ क्या है आपके पास फ्रीक्वेंसी रेशियो, दूसरी चीज़ आपके पास है डैम्पिंग रेशियो। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सिर्फ पता होने चाहिए इस ग्राफ के एतबार से। अब देखो सिर्फ अगर इस ग्राफ को देखें हम, तो जैसे जैसे हमारे पास डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू कम हो रही है, जैसे यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे 0.4 है, तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स है ना, अच्छा ये वही है, अगर मैग्नीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू बड़ी होगी, जैसे यहाँ पे बड़ी इसकी वैल्यू 2.8 है, तो हमारा सिस्टम सही नहीं है, सिस्टम में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी, फॉर एग्जांपल एक की वैल्यू 1.2 है, इसका मतलब ये वो अच्छा सिस्टम है बनिस्बत 2.8 के। और अगर इसकी वैल्यू मैग्नीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू 0.4 होती तो ये और अच्छा सिस्टम है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन कम होगी। तो हमारा टास्क क्या होता है, हमारा टास्क क्या होता है कि एम्पलीट्यूड रेशियो या मैग्नीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू कम से कम रखें। उससे कुछ केसेस होते हैं वो देखते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है फॉर एन अनडैम्प सिस्टम। अनडैम्प मतलब इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, अनडैम्प सिस्टम।
अभी देखो इसकी वैल्यू 0.1 है तो यहाँ पर आया हुआ है, और अगर इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाए तो ये ग्राफ जो है ना ऐसे निकल जाएगा ऊपर सीधा ऐसे, अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। तो लिखा है फॉर एन अनडैम्ड सिस्टम, अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, जो इक्वेशन होती है ना हमारे पास, तो उसमें क्या होता है, इस इक्वेशन में हमारे पास एम होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है अगर आर की वैल्यू 1 हो जाए। इसका कैसे बताता हूँ मैं, ये देखो अगर इस केस में क्या हो, उन्होंने बोला इस केस में अगर हमारे पास ये डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, इसको जीरो कर दिया हमने, ठीक है, और साथ साथ हमारे पास आर की वैल्यू अगर 1 हो जाए, इसको 1 कर दो, तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन फैक्टर होता है ना ये इन्फिनिटी बन जाता है। वही बात लिखी फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है। मतलब अगर अनडैम्प होगा तो फिर तो पिछला वाला केस ही बन जाएगा ना। हाँ वही पिछले वाला केस बन और जाएगा। उसमें फिर हाँ पिछले वाले केस में हाँ अगर ये 1 हो जाए तो इन्फिनिटी हो जाएगा, वही पिछले वाला केस बना है। सही है। इस तरह सेकंड पॉइंट क्या है, लिखा हुआ है एनी अमाउंट ऑफ डैम्पिंग। डैम्पिंग मतलब कोई भी आपने डैम्पर लगाया हुआ है, इसका मकसद क्या है कि आपका डैम्पिंग रेशियो एग्जिस्ट करता है, कुछ ना कुछ डैम्पिंग रेशियो है आपके पास, सही है। एनी अमाउंट ऑफ डैम्पिंग रिड्यूस द मैग्नीफिकेशन फैक्टर फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी। अब ये देखो जैसे जैसे हम लोग इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, अभी 0.1 है, 0.3 हो गई, 0.4 हो गई, 0.5 हो गई, जैसे जैसे हम डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू बढ़ाते हैं ना, हमारे पास मैग्नीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू कम होती रहती है। पॉइंट नंबर 2 वो लिखा हुआ है, सही है। जैसे जैसे डैम्पिंग रेशियो बढ़ाते रहते हैं, अच्छा यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, एनी अमाउंट ऑफ डैम्पिंग रेशियो रिड्यूस द मैग्नीफिकेशन फैक्टर। हाँ वो सही सही बोल रहा हूँ, सही है, सही ऐसे ही है। जैसे जैसे डैम्पिंग रेशियो हम बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे मैग्नीफिकेशन फैक्टर हमारे पास डिक्रीज होता रहता है। ये पॉइंट नंबर 2 ये है, दिख भी रहा है ग्राफ में, 0.1 की वैल्यू पे ज़्यादा है, 0.3 की वैल्यू पे थोड़ा कम रिस्पॉन्स हो गया, 0.4 में और कम रिस्पॉन्स, तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है हमारा रिस्पॉन्स कम से कम होते जा रहा है। तो पॉइंट नंबर 2 ये है, सही है। इस तरह पॉइंट नंबर 3 है, फॉर एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आर। आर क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेशियो है, हम कोई एक वैल्यू फिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्पेसिफिक वैल्यू 0.8 ले ली, ये मेरी स्पेसिफिक वैल्यू है, सही है। फॉर एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आर, अ हायर वैल्यू ऑफ डैम्पिंग, डैम्पिंग मतलब डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा हायर होगी ना, उतना आपके पास मैग्नीफिकेशन फैक्टर कम होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक फिक्स वैल्यू ले ली 0.8, अब इस 0.8 में मैंने पहले डैम्पिंग रेशियो लिया 1, उस डैम्पिंग रेशियो 1 पे मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो फॉर एग्जांपल 0.6 मिल रही है, सही है। मैंने डैम्पिंग रेशियो और ज़्यादा बढ़ा दिया, अब मैंने डैम्पिंग रेशियो ले लिया 1.5, उस 1.5 के डैम्पिंग रेशियो को मुझे वैल्यू मिल रही है 0.45 मिल रही है। तो जैसे जैसे आप एक फ़िक्स वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी रेशियो पे जैसे जैसे आप डैम्पिंग रेशियो बढ़ाते हो, तो आपको आपका जो मैग्नीफिकेशन फैक्टर होता है वो कम से कम होता रहता है। पॉइंट नंबर 3 ये लिखा हुआ है, समझ आ भी रहा है कि नहीं। आ रहा है, आ रहा है। हाँ आ रहा है, सही है। सही। पॉइंट नंबर 4 क्या है, इन द डिजेनरेट केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स व्हेन आर इक्वल्स टू 0 मेल। हाँ बोलो मतलब कोई सा भी केस ले लो, जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी रेशियो की वैल्यू अगर 0 रहती है तो आपके पास एम हमेशा 1 होता है, ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी रेशियो अगर 0 तो एम उसमें हमेशा आपका 1 होता है। पॉइंट नंबर 4 ये लिखा हुआ है। सर पॉइंट नंबर क्या 5 क्या है, द रिडक्शन इन एम इन द प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग इज़ वेरी सिग्निफिकेंस एट और नियर रेजोनेंस। अब उन्होंने क्या बोला, जो आपके पास जो एम होता है रेजोनेंस में आपकी यहाँ पे कॉज हो रही है, कोई लाइन अगर बिल्कुल ऐसे चले जाए ना, इसके ऐसे आ रही हो, मतलब वो रेजोनेंस से करीब करीब जाती जा रही है, रेजोनेंस कॉज हो रही है। जितनी बड़ी वैल्यू आपकी होगी ना एम की, जितनी बड़ी आपकी एम की वैल्यू होगी उतना आपके पास रेजोनेंस क्रिएट हो गया। क्या लिखा हुआ, द रिडक्शन इन एम इन द प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग इज़ वेरी सिग्निफिकेंस एट और नियर रेजोनेंस। अब देखो मैंने पहले डैम्पिंग रेशियो जो रेशियो था ना उसकी वैल्यू 0.1 रखी थी, उसमें मेरे पास रिस्पॉन्स जो था वो ये आ रहा था, ऊपर जा रहा था बिल्कुल, मतलब ये अनबैलेंस सिस्टम है, बैलेंस सिस्टम नहीं है। मैंने इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम कर दी, 0.3 कर दी,
तो हल्का सा डाइवर्ज किया मैंने अपने डैम्पिंग रेशो को, तो क्या हुआ, मेरा रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुआ। पहले रिस्पॉन्स बिल्कुल जा रहा था इन्फिनिटी की तरफ, हल्का सा चेंज करने की वजह से क्या हुआ, मेरा जो एम की वैल्यू थी ना वो थोड़ी अब मेरी किस पर्टिकुलर रेंज में आने लगी। तो वही बात लिखी पॉइंट नंबर 4 में कि बोलते हैं कि आपका जो रेजोनेंस के आसपास ना, देखो यहाँ पे रेजोनेंस कॉज हो रही है, यहाँ पे रेजोनेंस कॉज हो रही है, अगर बिल्कुल सीधा लाइन जाए तो रेजोनेंस के आसपास बोल रहे हैं कि जैसे ही आप इसकी वैल्यू कम करते रहते हो ना, बड़ा भले थोड़ी सी कम करो, तो उससे क्या होता है, आपका खासा अच्छा फ़र्क पड़ रहा होता है आपके मैग्नीफिकेशन रेशो पे। पॉइंट नंबर 5 ये बता रहा है आपको जो एम की वैल्यू, जब आपका मैग्नीफिकेशन फैक्टर होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, कहाँ पे, रेजोनेंस के आसपास। आपकी रेजोनेंस यहाँ पे होती है, अगर देखो लाइन मेरी सीधी जाए तो रेजोनेंस कॉज कर रही है, तो रेजोनेंस के आसपास अगर हमारा जैसे डैम्पिंग रेशो कम होता है तो उससे हमें बाकायदा एक नेकेड ऐसे में फ़र्क दिख रहा था कि वाकई में इसकी वैल्यू जो हो रही है वो चेंज हो रही है, एम की वैल्यू। छठा पॉइंट क्या है, लिखा हुआ द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन बिकम स्मॉलर विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ एम अगर जीरो होता रहता तो हमारे पास आर जाता है, इन्फिनिटी होता रहता। दोबारा पढ़ लेते इसको, एम जीरो होता है यहाँ पे, सही है, लिखा हुआ द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन बिकम स्मॉलर विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी। देखो ये हमारे पास फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, उसने बोला जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू हम इंक्रीज करते रहेंगे ना, उतना कम हमें ये मिलेगा एम। द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन बिकम स्मॉलर विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे हम आर बढ़ाते रहेंगे, आर डिपेंड करता है ओमेगा और ओमेगा एन पे, ओमेगा एन तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे हम ये बढ़ाते रहेंगे अपना ओमेगा या फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे, यह बढ़ा के इसको बिल्कुल इन्फिनिटी तक लेगा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, उस केस में क्या होता है, हमारे पास जो एम होता है, हमारा जो मैग्नीफिकेशन फैक्टर होता है बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। अब देखो होता क्या है, ये हमारी मशीन है, सही है, इस मशीन की जो अपनी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो 5 हर्ट्ज़ है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इसकी, सही है। और मैंने इसको बाहर से फोर्स देना शुरू कर दी, मैंने पहले दी 1 हर्ट्ज़ दी, फिर मैंने करते कराते 5 हर्ट्ज़ दी। जैसे मैं 5 हर्ट्ज़ तक पहुंचा तो मेरी जो सिस्टम के अंदर रेजोनेंस कॉज हुआ, सिस्टम बहुत ड्रास्टिकली वाइब्रेट करने लग गया। जैसे मैं 5 से ऊपर गया, मैंने 6 कर दी, 7 कर दी, अब मैं इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से एक्सीड कर गया, 8 कर दी मैंने, तो अब मेरा सिस्टम उस तरीके से वाइब्रेट नहीं करेगा, बल्कि मेरा सिस्टम स्टेबल रहेगा। जब भी हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी के पास होते हैं ना तो हमारा सिस्टम वाइब्रेट करता है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ऊपर हो या नीचे हो तो हमारा सिस्टम स्टेबल रहता है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में वही बात की जा रही है कि अगर हम अपनी फोर्स इतनी ज़्यादा बढ़ा दें कि वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी से भी एक्सीड कर जाए और बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाए, तो हमारे पास जो वाइब्रेशन होती है ना वो लगभग ज़ीरो हो जाती है उस सिस्टम की। पॉइंट नंबर 6 में ये बताया जा रहा है, समझ आया? हाँ सही आ गया। यह है, समझ आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है समझ। चलिए, बस ये दो पॉइंट अगर आप ध्यान रख लो, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 9। इन दोनों को बाकी के समझ आए या ना आए ये ज़रूर समझ आना चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो डैम्पिंग रेशो है, अगर उसकी वैल्यू 0 से 1/√2 मतलब 0.7 कुछ होगा ये, सही है। अगर आपकी जो डैम्पिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0 से 0.7 के बिटवीन होती है तो आपको उस केस में क्या मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम मिल रही होती है। ये क्या, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है 0, तो पॉइंट ये होगा, डैम्पिंग रेशो 0.1 यहाँ पर है, 0.3 यहाँ पर है, 4, 5, तो 0.7 ना, इस जो लाइन है ना, ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, इस डॉटेड लाइन से ऊपर वाली की बात की जा रही है, इस डॉटेड लाइन से ऊपर वाली एरिया की बात की जा रही है, जिसमें आपके पास जो डैम्पिंग रेशो होता है वो जीरो से लेके 0.7 तक, 0.7 यहाँ तक, यहाँ कहीं आ रहा होगा डैम्पिंग रेशो वाला लाइन। तो उन्होंने क्या बोला है, इस लाइन से ऊपर जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका डैम्पिंग रेशो जो होता है वो 0 से 0.7 के इन बिटवीन लाई कर रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको
हायर वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन फैक्टर मिल रहा होता है। पॉइंट नंबर 7 में ये बात लिखी हुई है। और पॉइंट नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, अगर आपकी वैल्यू बिल्कुल ये हो, बिल्कुल इसके बराबर हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो चेंज इन एम विद रिस्पेक्ट टू आर होता है वो ज़ीरो होता है। ये वैल्यू है बिल्कुल इस लाइन की वैल्यू। अगर इस लाइन पे आपका होता है ना, तो आपके पास मैग्नीफिकेशन फैक्टर बिल्कुल 1 हो जाता है, या उसका चेंज होने का बिल्कुल फिक्स रहता है, वो 1 रहता है। तो उसका चेंज जो होता है ना विद रिस्पेक्ट टू आर 0 आता है। इसी तरीके से अगर आपकी वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर 1/2 से बढ़ जाए, जो कि नीचे वाली वैल्यू, इस लाइन से नीचे वाली वैल्यू, ये वैल्यू, उस केस में क्या होता है, आपका ग्राफ जो होता है ना वो मोनोटोनिकली डिक्रीज होते हैं। मोनोटोनिकल से मुराद क्या है कि स्ट्रेट डिक्रीज होते हैं, ये सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है। जो ये वाला ग्राफ है ना, ये मोनोटोनिकली डिक्रीज नहीं है, क्योंकि ये पहले थोड़ा सा राइज हुआ है। मोनोटोनिकली क्या होता है कि सिर्फ डिक्रीज ही डिक्रीज हो रहा है, राइज उसमें बिल्कुल नहीं होगा, उसका बोलते हैं मोनोटोनिकल डिक्रीज। तो अगर आपकी डैम्पिंग रेशो की वैल्यू 1/√2 से बड़ी हो, तो आपका ग्राफ जो होता है वो मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बगैर किसी राइज के, यहाँ पे राइज नहीं होगा, बगैर किसी राइज के आपका डिक्रीज हो, मतलब ऐसे डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा ही नहीं। तो पॉइंट नंबर 7 में क्या है, एक रेंज दी हुई है और बोला हुआ उस रेंज से ऊपर ऊपर ना, या उस रेंज में आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम मिलती है। और अगर इसकी वैल्यू बिल्कुल 1/√2 के बराबर हो, तो उसमें क्या होता है, आपके पास एम की वैल्यू 1 होती है। और अगर इसकी वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1/2 हो, तो उसमें क्या होता है, आपका ग्राफ जो होता है वो मोनोटोनिकली डिक्रीज होता है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ आए। हाँ आ गए। पक्की बात है। थोड़ा बहुत आ गया, थोड़ा बहुत वीडियो दोबारा देख लेंगे। चलो ये सेकंड टॉपिक था चैप्टर का, इसमें हम बस फोर्स वाइब्रेशन थी। आराम भाई समझ आया। हाँ समझ में आ गया भाई।